तो वेलकम दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम आगे चर्चा करेंगे कि मध्य एशिया से जब कांटेक्ट स्थापित हुआ, जब मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया, उसका जब विनाश हुआ, तो जब कांटेक्ट स्थापित हुआ मध्य एशिया से, तो अभी तक हमने सीखा कि इंडो ग्रीक सबसे पहले आए। और क्योंकि वो वहाँ पर शक लोगों के मूवमेंट से भागे थे, जो शक लोग जो कि अपने रिसोर्स के लिए चाइना पर आक्रमण करते रहते थे। और जब चाइना में दीवार बन गई तो इंडो ग्रीक लोगों को भागना पड़ा, शक लोगों को अपने रिसोर्स के लिए उन पर आक्रमण करना पड़ा। वो इधर भाग गए, लेकिन वो पीछे से वो आ गए, तो शक लोग भारत में आ गए। तो वो आए और यहाँ पर आकर 5 भागों में डिवाइड हो गए, जिनमें से कुछ, एक तरह भारत का मैप देखिए ऐसे, जिसमें प्राचीन भारत में अपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब आपको लेना पड़ेगा अगर हिस्ट्री जाननी है। तो ये अगर हिमालय लीजिए पूरा, तो जो शक लोग आए वो भी वही जो पास हैं अपने हिंदू कुश हिल रेंज के, खैबर, बोलन, ये सब उन्हीं से आए और 5 जगह स्थापित हुए, जिसमें उन्होंने मथुरा, इवन बिहार रीजन तक कब्जा किया। एक शाखा ने ये अफगानिस्तान एरिया, काबुल जो मौजूद है वहाँ। एक ने सिंध, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, ये बलूचिस्तान एरिया, इधर पर भी कब्जा किया। और सबसे जो फेमस जो ब्रांच थी, जो बहुत लंबे समय तक चली, वो उसने गुजरात और वेस्टर्न एमपी, मौजूदा वेस्टर्न एमपी यानी मालवा रीजन और गुजरात रीजन, इन जगहों पर अपना कब्जा जमाया। ये सबसे फेमस ब्रांच थी। इन्होंने अगले 2-3 शताब्दियों तक, यानी 200-300 सालों तक राज किया। और इस मामले में उनका अपने पड़ोसी जो जो साम्राज्य था, सातवाहन, उनसे लगातार संघर्ष भी चला। ठीक है। तो जब शक आक्रमण हुआ तो इन्होंने अपने इंडो ग्रीक जो थे उनके पहले उनका सफाया किया। ज़्यादा प्रतिरोध का सामना इनको नहीं करना पड़ा और ये लोग यहाँ पे आए। गुजरात के पास होने से इनको बहुत फायदा हुआ। इन्होंने ट्रेड यानी व्यापार से काफ़ी उन्नति की। और दूसरा, ये जो मालवा रीजन था, यहाँ ये इनके लिए एक हिंटरलैंड का काम कर रहा था। यहाँ से उन्हें आयरन मिला। बेसिकली आयरन माइनिंग के चलते इनको आयरन की सप्लाई हुई, जिससे इनकी सेना भी मजबूत हुई और जो भी यहाँ पर रिसोर्स थे वो उनको मिले। शक लोगों का या शक राज्य का सबसे मशहूर योद्धा था नहपान। इसका अपने पड़ोसी
राज सातवाहन से लगातार युद्ध होता रहा, क्योंकि ये चाहता था ये गोदावरी रीजन जो है ये इसके कब्जे में आ जाए। गोदावरी का जो डेल्टा रीजन था वो चावल उत्पादन के लिए बहुत फेमस था। तो खाद्य सुरक्षा सबको चाहिए, अगर राज्य को लंबे समय तक जीवित रखना है तो भोजन चाहिए ही चाहिए। गुजरात का ये जो काठियावाड़ जो एरिया था ये ज़्यादातर आप अभी भी जानते हैं कि उत्पादन के दृष्टि से उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि साल्ट जो फील्ड्स हैं वहाँ ज़्यादा हैं। कच्छ का मैदान कोई बहुत उपजाऊ में नहीं आता था। अब जाकर थोड़ा उपजाऊ हुआ है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर नदी परियोजनाएं और आधुनिक काल में डैम वगैरह सब बनाए गए हैं, कैनाल्स बनाई गई हैं, तो अब जाकर उत्पादन शुरू हुआ है वहाँ पर। इसके पहले ये सब बहुत उत्पादक क्षेत्रों में नहीं आते थे। तो नहपान की इच्छा थी कि भाई यहाँ ये सब जो गोदावरी रीजन है यहाँ पर कब्जा किया जाए। तो सातवाहन जो उनके मतलब उनके जो समकालीन या कंटेम्प्रेरी जो राज्य था ये सातवाहन इतनी आसानी से तो हार मानने वाला था नहीं। तो शकों के राजा नहपान और सातवाहन के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच में लगातार युद्ध होता रहा, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित भी किया था। लेकिन इनका सबसे मशहूर राजा जो था वो था रुद्रादमन। रुद्रादमन, देखिए इसका नाम थोड़ा हिंदी में है, मतलब रुद्र दमन। तो इसका मतलब है कि ये लोग आए भले ही थे सेंट्रल एशिया से, मतलब ये कह सकते हो कि मौजूदा उत्तरी अफगानिस्तान और मंगोलिया और ये सब जो रीजन है, कजाकिस्तान, अरल सी के आसपास जो भी रीजन है वो सब जो रीजन है ये सब है सेंट्रल एशिया। आए वहाँ से थे। शुरुआत में इनके पास भाषा नहीं थी, इनके पास भाषा होगी लेकिन लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, और अपना एक स्थायी धर्म भी नहीं था। तो देखो ये भारत में आए और इन्होंने भारत की संस्कृति को आत्मसात कर लिया। ऐसा इंडो ग्रीक लोगों के साथ भी हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए मिनांडर जैसे या मिलिन जैसे शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसकी बहुत हेल्प की अपने रिसोर्सेज से। तो सिमिलरली रुद्रादमन नाम से ही पता चल रहा है कि धीरे धीरे उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया। रुद्रादमन का उल्लेख इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस जो कच्छ रीजन था यहाँ पर पानी की कमी थी। यहाँ पर मौर्य काल के समय से ही एक बहुत फेमस लेक थी जिसका नाम था सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक या सुदर्शन झील जो भी कहना हो कहो। तो सुदर्शन लेक जो यहाँ पर थी या सुदर्शन जो झील थी वो टूट गई थी। तो रुद्रादमन ने इसका सुधार करवाया था या पुनरुद्धार करवाया था या इसका जीर्णोद्धार कराया था, मतलब इसका रिनोवेशन कराया था। तो इसलिए इनका नाम थोड़ा इतिहास में ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अगर इस वाटर रिसोर्स का अगर उन्होंने रिनोवेशन कराया है तो इससे यहाँ की जनता को बहुत लाभ मिला होगा। दूसरा रुद्रादमन के नाम एक और बहुत फेमस उनके नाम एक बहुत फेमस और भी एक टैग है। क्या है वो कि उन्होंने जो जूनागढ़ है ना, गुजरात का जूनागढ़,
वहाँ पर उन्होंने जैसे अशोक पत्थरों पर अभिलेख लिखवाता था, अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाता था, तो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है वो रुद्रादमन का है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। जबकि जो अशोक का टाइम था तो वहां पर उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी। और उसके बाद उन्होंने जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, यानी पंजाब अफगानिस्तान ये वाला पार्ट था, वहाँ उन्होंने अरामेइक और ग्रीक स्क्रिप्ट का भी यूज किया था, खरोष्टी लिपि का भी यूज किया था। लेकिन रुद्रादमन ने संस्कृत में पूरा ये अभिलेख लिखवाया था। तो इसका मतलब है कि संस्कृत सॉलिडिफाई होने लगी थी, यानी संस्कृत जो है, यहाँ से ऐसा लगता है जैसे संस्कृत जो है ना वो यहाँ की वो बनने लगी थी मेन ऑफिशियल भाषा, जो कि आगे चलकर गुप्त साम्राज्य में तो बिल्कुल संस्कृत ही मेन भाषा हो गई। धीरे धीरे शक लोगों ने अपने आप को जब भारतीय संस्कृत में मिला लिया तो इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय भी बताना शुरू कर दिया कि हम लोग क्षत्रिय हैं। यहाँ के जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्षत्रिय शासक होता था, तो इन्होंने अपने आप को शासकों में गिनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन्होंने भारतीय संस्कृति में अपना स्थान बना लिया, उसी में घुल मिल गए। तो शक लोगों का साम्राज्य का असर, शक लोगों के साम्राज्य का असर भारतीय संस्कृत पर या अन्य चीज़ों पर कैसा हुआ, तो ये हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये इनका संक्षिप्त वर्णन था या परिचय था, और इनका संस्कृत के प्रति प्रेम एक इनका स्पेशल स्थान रखता है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक, शक के बाद पहलो लोग आए, पहलो या पार्थियन बोलते हैं इनको, पार्थियन या पहलो। शक के बाद पार्थियन या पहलो लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। इनका उद्गम स्थान जो है वो सेंट्रल एशिया से है, लेकिन ईरान के पास से माना जाता है। मतलब इधर सेंट्रल एशिया, लेकिन ईरान के पास से, ईरान के उत्तरी बॉर्डर के आसपास से इनका उद्गम माना जाता है। तो ये जब भारत में आए तो इन्होंने भी अपना राज्य स्थापित किया। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनका एक किंग था, उसका नाम था गोंडे फेरस। क्या नाम था? गोंडे फेरस। जो गोंडे फेरस इनका एक किंग था, वो बहुत फेमस किंग था, उसका इतिहास में नाम दर्ज है। और उसका इसलिए इतिहास में नाम ज़्यादा दर्ज है कि इसी के काल में क्रिश्चियनिटी को भारत में फैलाने वाले सेंट थॉमस जो संत थे, जो भारत में आए थे, वो ऐसा तो जो भारत में आए थे क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने, वो इन्हीं के काल में आए थे। तो इसीलिए इनका एक ऐतिहासिक महत्व है गोंडे फेरस का। ये पार्थियन लोग थे, पहलो लोग थे। भारतीय समाज में जो शक और पहलो है ना, उनको एक साथ लिखने की प्रथा है। जैसे शक पहलो, ऐसे शक पहलो, इनको एक साथ लिखते थे। ज्यादा लगता है कि ज्यादा जैसे दोनों में विशेष असमानता नहीं थी, ऐसे शक पहलो साथ में लिखने की परंपरा है भारतीयों में। ठीक है, तो ये तो कुछ राजनीतिक परिचय हुआ। अब हम इसके बाद आते हैं कहाँ पर? इसके बाद हम लोग आते हैं कि इनके बाद कौन आया भारत में। अब
इंडो ग्रीक आ गए, फिर शक आ गए, फिर पहलव आ गए, और लास्ट में आए कुषाण। कुषाण इनको भारत हिंदी में ऐसे लिखते हैं कुषाण वंश। तो क्या हुआ कि कुषाण या कुषाण भी मध्य एशियाई कबा मतलब ट्राइब टाइप के थे, लेकिन बहुत अच्छे घुड़सवारों में इनकी गिनती होती है। ये लोग लंबा चोंगा कोट पहनते थे, ठीक है, और बिल्कुल शेरवानी की तरह, मौजूदा शेरवानी की तरह, लेकिन थोड़ा मोटा होगा, चमड़े का होगा, बढ़िया। ठंडे प्रदेशों से थे तो मोटा कोट पहनते थे, हेलमेट लगाते थे, टोपी लगाते थे, शायद सर की सुरक्षा के लिए। जो घोड़ा पर जो रखने वाली जो सीट थी यानी सैडल, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल करते थे। तो ज़्यादा घोड़े को ज़्यादा अच्छी तरीके से घोड़े पर सवारी करने में उनको लाभ मिलता था, जिनका सीधा लाभ इन्हें युद्धों में होता था। दूसरा, इन्होंने पैर, जैसे पहले ज़माने में क्या था कि ये घोड़े पर अभी तक जो भी लोग युद्ध करते थे, या अभी तक जहाँ तहाँ, अभी इस काल तक जहाँ भी घोड़े इस्तेमाल होते थे, वहाँ पर ये फीट को यानी पैरों को सपोर्ट करने वाले नहीं होती थी, जो रकाबें होती हैं। तो इन्होंने घोड़े में यूज होने वाले रकाबों का यूज किया, जिनको स्टरप बोलते हैं, उनका यूज किया, मतलब पैर सपोर्ट करने वाले। और शायद उनको नाक से, उनकी जो घोड़े की जो नोज होती है वहाँ से कनेक्टिविटी करते होंगे, तो पैरों से ही लाइक ए मॉडर्न मोटरसाइकिल गियर टाइप का दबाते होंगे तो घोड़ा मुड़ता होगा, जिससे इनको अपने हाथ ज़्यादा फ्री फील होते होंगे युद्ध करने के लिए। भाई, जो काम घोड़ों को मुड़ने का काम अगर पैरों से हो जाए, तो बाकी दोनों हाथ युद्ध कला के लिए अगर फ्री हो जाए, युद्ध करने के लिए फ्री हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लाभ मिलना ही है वार में। तो कुषाण लोग अपनी उम्दा घुड़सवारी और उम्दा घोड़े का यूज करके युद्ध में सफलता हासिल करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जो कुषाण लोग थे वो ओरिजिनली येचू समुदाय से या येचू जात से बिलोंग करते थे। यूची लिखते हैं उनमें, यूची येची, ऐसे इस ट्राइब से वो बिलोंग करते थे ओरिजिनली। फिर क्या हुआ कि इन्होंने वहां पर मध्य एशिया में वार करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है इनकी कई ब्रांचेस थे, तो आपस में भी वार हुआ होगा। फिर उनकी एक ब्रांच थी जिसका लीडर था कडफेसिस। जिनका लीडर कौन था? कडफेसिस। इसने भारत में इंटर किया। बस इंटर किया ही होगा या नहीं भी किया होगा, इसने आधुनिक अफगानिस्तान एरिया पर कब्जा कर लिया कडफेसिस ने। और इसी के वंश में एक फेमस नायक का जन्म हुआ जिसका नाम था कनिष्क। और मेनली हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कनिष्क के बारे में, ठीक है। मेनली हम कनिष्क के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि कनिष्क का हमारे बौद्ध धर्म से बहुत गहरा नाता है, और जो कि भारत में फला फूला बौद्ध धर्म, उससे इस राजा का गहरा नाता है, और हमारी अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था से भी इसका गहरा नाता है। तो अब हम कनिष्क के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, या कुषाण वंश में मेनली कनिष्क के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो कनिष्क का हमारे बौद्ध धर्म से बहुत गहरा नाता है, और जो कि भारत में फला फूला बौद्ध धर्म, उससे इस राजा का गहरा नाता है, और हमारी अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था से भी इसका गहरा नाता है। तो अब हम कनिष्क के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, या कुषाण वंश में
ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि शक जो थे ना, शक यानी शक लोग, ऐसा नहीं था कि इनके अंदर साम्राज्य बहुत बड़ा करने की इच्छा नहीं थी। एक फेमस, ये जब बढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के आगे इधर अंदर की ओर, तो मध्य भारत में एक राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। ज़्यादा उनके बारे में उल्लेख नहीं है, लेकिन उनका, उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर दिया था, यानी शक पीपुल्स को हरा दिया था करीब 57 BC में। ये बात मैं थोड़ा बताना जरूरी था। 57 BC में शक लोगों को हराने वाला था राजा विक्रमादित्य, जिसने उनको हराया, आगे बढ़ने नहीं दिया। तो उसके बाद वहां से उस राजा ने एक संवत की, एक टाइमलाइन की शुरुआत की, जिसको बोलते थे विक्रम संवत। तो शायद वो इतना बड़ा अचीवमेंट मानता हो कि मैंने शकों को हरा दिया, कि उसने उस टाइम लाइन को उसने उस समय को एक टाइम लाइन का नाम दिया विक्रम संवत, जो आज भी मशहूर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी राजा पैदा होता था, अगर वो बहुत बड़ा काम करता था तो अपने आगे विक्रमादित्य की उपाधि लगाने लगा। ठीक है, इतिहास में ऐसे दर्जनों, एक दर्जन लगभग 13-14 विक्रमादित्यों का उल्लेख मिलता है। तो जो भी कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, उसने अपने आगे विक्रमादित्य का नाम लगा लिया। जैसे गुप्त साम्राज्य के राजा थे, गुप्त साम्राज्य 4वीं सदी में, जब आप पढ़ोगे आगे, तो उनके उस वंश में एक राजा थे चंद्रगुप्त। उन्होंने अपने आगे विक्रमादित्य नाम लगा लिया, तो उनका फुल नेम हो गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य कुछ समय के बाद एक टाइटल बन गया, क्योंकि वो इस टाइम से आया, इस राजा विक्रमादित्य के टाइम से। कुछ बड़ा करो और अपने आगे विक्रमादित्य का नाम लगाओ। चलो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, और हम लोग अगले एपिसोड में कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, कनिष्क के बारे में मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब लोगों को हमारा नमस्कार।